हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 7 विज्ञान की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर यानी वन बाय वन सारे लेसन करवाएंगे। इसके अंतर्गत जितने भी लेसन हैं जितने भी लेसन है इसमें वो हम चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे। इसमें जो है पहला लेसन है पादपों पादपों में पोषण। पहला लेसन है पादपों में पोषण। दूसरा है प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षारक और लवण। कुल मिलाकर इसमें जो है 18 यानी कुल इसमें 18 लेसन हैं। अपशिष्ट जल की कहानी। तो कुल इसमें 18 लेसन है जिनको हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा करेंगे। तो आज हमारा पहला लेसन है पादपों में पोषण। ये एनसीईआरटी क्लास 7 विज्ञान का श्रृंखला शुरू हो रही है जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज हमारा पहला लेसन है पादपों में पोषण। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की श्रृंखला शुरू करी है, उसके साथ साथ अब क्लास 7 की भी श्रृंखला हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला लेसन है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण यानी कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि जो भोजन होता है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण आदि भोजन के घटक होते हैं। क्योंकि पोषक पदार्थ आपको पता होता है 7 होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। ये हमारे जो है पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पोषक। और ये पोषक तत्व होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं। केवल पौधे ही ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे जीवित पदार्थ होते हैं जो स्वयं भोजन बना सकते हैं। पौधों के अलावा और कोई भोजन नहीं बना सकता। इसलिए जीव जंतु जो होते हैं वो या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। बोझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, पादपों में पोषण की विधि। पादप जो है अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। केवल पौधे ही ऐसे पादप होते हैं, जीव होते हैं जो केवल अपना भोजन बना सकते हैं, और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। केवल हरे पौधे ही अपना भोजन बना सकते हैं और इससे वो क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब भोजन कैसे बनाया जाता है? इसके लिए उनको जो है जल की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और खनिज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? खनिज की आवश्यकता होती है। जो उनके परिवेश में यानी जो मृदा होती है उनके परिवेश में वो सब पदार्थ उपस्थित होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं
इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण। यानी पौधे जिस प्रकार अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को हम स्वपोषी क्या कहते हैं? ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? विषमपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसी भोजन को अन्य जीव क्या करते हैं? उसका उपभोग करते हैं, यानी उस भोजन को वो लोग खाते हैं, इसीलिए वो विषमपोषी होते हैं। क्योंकि वो जंतु और अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह क्या शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। यानी पादपों की जो है खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती हैं? क्या यानी पादप जो होते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री कहाँ होती है? यानी वो कहाँ अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं? जैसे जब कोई पदार्थ बनता है तो उसके लिए फैक्ट्री होती है, कोई भी, जैसे खाद की फैक्ट्री हो गई, गन्ने की फैक्ट्री हो गई। तो इसी प्रकार जब पादप अपना भोजन बनाते हैं तो उनकी फैक्ट्री कहाँ होती है? यानी पौधे अपना भोजन किस अंग में बनाते हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों में उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं और उनके लिए जो कच्चा पदार्थ होता है, यानी जैसे कोई पदार्थ बनता है तो इसके लिए रफ मटेरियल होता है, तो पौधों के लिए रफ मटेरियल क्या होता है और वो अपना जो भोजन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार ले जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी प्रक्रिया के तहत पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पत्तियां जो पौधों की क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। यानी पत्तियों में ही ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। यानी जब फैक्ट्री, मान लो पत्तियां हैं, तो क्या होगा? फैक्ट्री में सब सारा मटेरियल पहुंचता है, तो पत्तियों तक ही इनका जो पूरा मटेरियल होता है वो पहुंचना चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यानी मृदा में जो उपस्थित जल और खनिज होता है, यानी जो इनका रफ मटेरियल होता है, जल और खनिज, वो क्या करते हैं? ये अवशोषित कर लेते हैं। वो जो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी जो इनका जो जल एवं खनिज होता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तने के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तने के माध्यम से। यानी पत्तियां जो होती हैं वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, और जो भोजन ले जाने का काम होता है ये तनों द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि जो भोजन ले जाने का काम होता है, जो रफ मटेरियल इनका जो ले जाने का काम होता है, जल और खनिज जो होता है, वो तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर अत्यंत सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। और पता होगा कि हमारे वायुमंडल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, जो
पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसमें प्रवेश करती है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ दिया है कोशिकाएं क्या होती हैं। कोशिकाएं, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि जो सजीवों का आकार होता है, सजीवों का जो शरीर होता है, वो सूक्ष्म इकाई कोशिका यानी सेल से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका द्वारा। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका द्वारा बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, एक कोशिका द्वारा बने होते हैं। और कोशिका एक बाह्य पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोशिका का चित्र बना हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्लैक साइड है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। और ये जो कोशिका होती है वो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्र कहलाती है। और कोशिका के अंदर एक सुस्पष्ट बीच में देखा होगा, ये जो बुंदक साइड में है, ये क्या होते हैं, ये केंद्रक होते हैं। ये क्या होते हैं, कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। केंद्र में सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। चित्र केंद्रक के चारों जेली के समान एक पदार्थ से घिरा रहता है। एक जेली के समान देखा होगा, ये जेली के समान, ये अंदर जो होता है जेली के समान एक पदार्थ होता है, घिरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव। तो याद रखिएगा, कोशिका की जो सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो कोशिका होती है, और सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। कुछ जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और कोशिका जो होती है वो एक झिल्ली नुमा, एक कोशिका झिल्ली से ढकी रहती है, और केंद्र के चारों जो पदार्थ भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र। रंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल और खनिज होते हैं वो वेसल्स द्वारा, यानी जो पत्तियों में वाहिकाएं होती हैं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो तने में वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों में फैली रहती हैं। जो वाहिकाएं होती हैं वो जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक क्या होती हैं, फैली होती हैं। जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्ययन 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो वाहिकाएं होती हैं वो जड़ तना शाखाओं पत्तियों यानी पूरे प्लांट में फैली होती हैं, जो जल एवं खनिज को ले जाने का काम करते हैं। पहली जानना चाहती है, पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पत्तियों में ऐसा क्या होता है जिससे वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं जबकि दूसरे भाग ऐसा नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये याद रखिएगा कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है, जो एक हरा वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो हो गया जल, पहला क्या हो गया, जल हो गया। फिर दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्या हो गया, जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की भी बहुत आवश्यकता होती। बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, नंबर 1 याद रखिएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 4 चीजें। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। जो पत्तियां होती हैं वो सौर ऊर्जा को संग्रहित करती हैं, इकट्ठा करती हैं एवं पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं, एवं पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी जितनी भी ऊर्जा होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें केवल और केवल सूर्य से मिलती है। यानी सूर्य से जो ऊर्जा होती है वो पौधों में जाती है, और पौधे पौधों को जब कोई जंतु या जीव खाता है तो वही ऊर्जा उसके शरीर में चली जाती है। तो जो जीवों के लिए जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, हमारी सूर्य ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। ये आप समझ सकते हो कि अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो फिर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमा आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। जीवन की कल्पना करना भी क्या होता है, असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो पौधों में इकट्ठा नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसीलिए रात में जो होता है पौधे ऑक्सीजन गैस नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। ये याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ये याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक प्रक्रिया है, पहले क्या है, वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, यानी ये हमारा खाद्य पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट या इसको ग्लूकोज भी कह सकते हो, और ऑक्सीजन गैस हमारी निकलती है। तो ये याद रखिएगा, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अर्थात पत्तियों में मंड को स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च। मंड को क्या कहते हैं, स्टार्च। यानी जो पत्तियों में क्या होता है कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। जो इसका खाद्य पदार्थ है
वो क्या होता है, पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि ये क्लोरोफिल है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्लोरोफिल, ये कोशिका का ये पौधे की कोशिका का चित्र है। यहाँ पर एक क्लोरोफिल है और ये द्वार कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा ही क्या होता है, और ये रंध्र हैं, छोटे छोटे छिद्र, इनके द्वारा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये चित्र बना हुआ है, ये पत्ती है, इसका जो रंध्र का चित्र है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का चित्र है। ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये द्वार कोशिकाएं हैं छोटी छोटी, ये रंध्रीय द्वार है और ये इस प्रकार ये चित्र बना हुआ है। ये स्टोमेटा का है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं और हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। ठीक है, संचित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। ये देखिए पूरी प्रक्रिया, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ रहा है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने के बाद क्या होता है, ये क्लोरोफिल युक्त पत्तियां हैं और जड़ों से क्या होता है, जल एवं खनिज लवण, जड़ों से क्या होता है, पौधा क्या करता है, जल एवं खनिज लवण इकट्ठा करता है। यहाँ से देखिए और यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है। और इन पत्तियों में ही क्या होता है, इन पत्तियों में स्टार्च इकट्ठा होता है, स्टार्च इकट्ठा होता है। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। बूढ़ों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मान लो हरी पत्तियां हैं, ये तो समझ में आ गया कि उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, जिसकी सहायता से वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां तो लाल होती हैं, बैंगनी होती हैं, भूरी होती हैं। क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां क्या होती हैं, सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। सूल मीन्स कांटे, सूल मीन्स याद रखिएगा, ये इसमें हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। सूल मीन्स होता है कांटे, कांटे के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और सल्क का मतलब होता है मांसल के रूप में। इन पादपों में हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या, यानी पौधों में जो पानी होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ पर जल को रोकने के लिए पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां कांटों के रूप में बन जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम हो पाए और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल तनों द्वारा होती है। चलिए इसमें देखते हैं क्रियाकलाप है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के बाद सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप तथा पुनः उसकी पत्तियां पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर लेते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर बोझू ने जो पहली पूछी थी उसमें कहा था कि जो पत्तियां हरी और लाल, पीली, नीली, गुलाबी होती हैं, क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, नहीं होती है? तो इसमें क्या बताया गया है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण
होता है, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि जो इन हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की जो पत्तियों क्लोरोफिल होता है, अन्य रंग की जो पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर लेते हैं। यानी इनमें भी क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन जो अन्य रंग के वर्णक होते हैं, जो लाल, हरे, नीले होते हैं, वो क्लोरोफिल को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इसलिए क्लोरोफिल जो हरा रंग होता है वो नीचे ढक जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंक्ति जैसे काई जैसे पादप देखा होगा। जो आप तालाबों, नदियों में देखा होगा, हरे रंग की काई होती है, देखे होंगे। सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। इंग्लिश में एल्गी कहते हैं इन्हें, इंग्लिश में एल्गी और हिंदी में शैवाल कहते हैं। जो काई एक प्रकार की होती है, जो ठहरे हुए दीवार पर आपने देखी होगी, जब पानी लगातार पड़ता रहता है बरसात के मौसम में, जमीन में भी जो है इस प्रकार के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्गी या शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पीला रंग है, ये बैंगनी रंग है, ये भी पीला रंग है। ये इस प्रकार की जो जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनमें जो अन्य वर्णक होता है, लाल, हरा, नीला, पीला, ये क्लोरोफिल को ढक लेता है, जिसके कारण हरा रंग हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हरा रंग इसके अंदर होता है। तो कह सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। अच्छा, जो एल्गी होती है उसमें आप कह सकते हो कि हरा रंग क्यों होता है, इनका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, यानी इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जो शैवाल होते हैं, याद रखिएगा कि शैवालों में भी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शैवाल भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हमारा पहला लेसन था, इसको हमने एक पार्ट में आधा कर लिया है और आधे को हम अगले पार्ट में करेंगे। तो हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और आप क्या चाहते हैं, इसमें बदलाव भी चाहते हैं, अगर कोई आपकी समस्या है तो वो भी हमें बताएं। इसी तरह हम पूरे लेसन को, पूरी किताब को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, और जो एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं, उनको हम करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।